बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, साउथ कोरियन जो कंपनी है सैमसंग और जापान की कंपनीज़ ये चाइना को छोड़ना चाह रही हैं। जब से ये खबर मिली है कि कोरोना वायरस जो फैला है वो चाइना के सिटी वुहान की एक लैब से फैला है, तो तब से इन ममालिक ने, ये इतनी बड़ी कंपनीज़ ने ये फ़ैसला किया है कि वो चाइना को छोड़कर वियतनाम में या थाईलैंड में शिफ्ट होंगी, अपने प्रोडक्शन यूनिट को शिफ्ट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि चाइना की इतनी बड़ी आबादी है, 1.5 अरब के करीब आबादी है, उसके बाद भारत आता है जिसकी आबादी 1 अरब और 20 करोड़ के करीब है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये ममालिक चाइना को छोड़ने के बाद इनको इंडिया में आना चाहिए था, भारत को सिलेक्ट करना चाहिए था, क्योंकि आइडियल सिचुएशन भारत में थी, क्योंकि पॉपुलेशन है इतनी ज़्यादा, इतनी बड़ी मार्केट है। और सबसे अहम सवाल कि इन कंपनीज़ ने वियतनाम को क्यों सिलेक्ट किया। आज हम आपको इसकी रीज़न्स बताएंगे कि वियतनाम में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है कि ये ममालिक चाइना को छोड़कर और भारत को भी छोड़कर वियतनाम में जाकर अपना प्रोडक्शन यूनिट लगाना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चाइना नंबर 1 मुल्क है जिसमें दुनिया की प्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन चाइना में होती है और वो 28% है। इसके अलावा अमेरिका आता है, यूएस, जिसमें 16%। तीसरे नंबर पर जापान है जिसमें 7% के करीब है। फिर जर्मनी 5% के करीब। इसके अलावा साउथ कोरिया 5वें नंबर पर है जिसमें तकरीबन 3% के करीब पूरी दुनिया की प्रोडक्शन होती है। नाज़रीन, एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि इसका जो सेल्स है वो तकरीबन $260 बिलियन के करीब है। ये तकरीबन देखिए, पाकिस्तान की अगर जीडीपी का अंदाज़ा लगाया जाए, उसकी इकॉनमी को देखा जाए या वर्थ का एक फ़िगर दी जाए, वो तकरीबन $300 बिलियन बनती है। इसका मतलब है कि एप्पल की एक कंपनी जिसकी सालाना आमदनी वो पाकिस्तान के बराबर है, $260 बिलियन। और एप्पल ने अभी तक जब से बना है ये तकरीबन 2 बिलियन सिर्फ आईफोन बेच चुका है। इसके अलावा चाइना से ये तकरीबन $45 बिलियन कमाता है, यानी कि एप्पल की जो आमदनी है वो $260 बिलियन है, उसमें से $45 बिलियन ये चाइना से अर्न करता है। तो ये तकरीबन इसकी सेल्स का 20% के करीब बनता है। इसके अलावा आप देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक टैबलेट बना रहा है जिसका नाम है प्रो सरफेस। ये भी अपना प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट करना चाह रहा है वियतनाम में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एप्पल अपने ब्लूटूथ के जो हेडफोन्स हैं उसका प्रोडक्शन यूनिट वियतनाम में शिफ्ट कर रहा है। इसके अलावा गूगल अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है पिक्सल, और ये भी उसका प्रोडक्शन यूनिट जो हार्डवेयर यूनिट है वो भी उसने फैसला कर लिया है कि ये कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है चाइना की लेबॉर्ट्री से, कि वो भी अपना प्रोडक्शन यूनिट वियतनाम में शिफ्ट करने के लिए तैयार हो चुका है। इसके अलावा आपको बताते हैं नाज़रीन, तकरीबन गूगल एडवर्ड से डेली का हर रोज़ तकरीबन $100 मिलियन कमाता है। ये पाकिस्तानी तकरीबन 10 से 15 अरब रुपया बनता है। कि इतनी बड़ी कंपनी है कि अगर ये भी अपना प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट कर लेती है वियतनाम, तो चाइना की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, वो भी $125 बिलियन के करीब उसकी सालाना आमदन है। इसके अलावा सैमसंग, जो कि दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी है, अगर वो भी अपना प्रोडक्शन यूनिट शिफ्ट कर लेते हैं वियतनाम में, तो चाइना की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह मुतासिर होगी। आज हम एनालाइज करेंगे कि आखिर वियतनाम में ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या फैसिलिटीज़ हैं कि जो चाइना के बाद इनको वियतनाम में नज़र आई, इनको भारत में क्यों नहीं नज़र आई या किसी और दूसरे मुल्क में क्यों नहीं नज़र आई, कि उन्होंने वियतनाम को क्यों सिलेक्ट किया। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि चाइना 1970 से पहले बहुत कमज़ोर मुल्क था, लेकिन 70 के बाद चाइना ने बहुत एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। चाइना ने, इनके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने बहुत रिफॉर्म्स की, इसलिए चाइना एक आइडियल कंट्री बन चुका हुआ है ताकि उधर कंपनीज आके अपने प्रोडक्शन यूनिट्स लगाती हैं। नाज़रीन, वियतनाम जीडीपी की रैंकिंग के हिसाब से तकरीबन 45वें नंबर पर है। अगर उसके हिसाब से भारत को कंपेयर किया जाए तो भारत की जो जीडीपी है वो तकरीबन $3 ट्रिलियन के करीब है, और भारत की जो आबादी है वो 1 अरब 20 करोड़ के करीब है। ये एक आइडियल मार्केट होती है, लेकिन ये कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज, ये छोड़कर वियतनाम में क्यों गई। नाज़रीन, उसका पहला पॉइंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वियतनाम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है कि बिजली है, सड़कें हैं, पुल हैं,
ये इस तरह की चीज़ें वियतनाम में कंपैरेटिवली बहुत ये जो नेटवर्क है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया में बहुत कमज़ोर है। इसलिए ये कंपनीज़ जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं वो वियतनाम को ज़्यादा प्रेफर करती हैं। तो पहला पॉइंट आया कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत आइडियल है वियतनाम में एज़ कम्पेयर टू भारत। नाज़रीन, नंबर 2 पॉइंट ये है हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर। हुआ यूँ कि वियतनाम ने 1986 में एक हेल्थ की पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था डुई मुई पॉलिसी। ये डुई मुई पॉलिसी का मतलब ये था कि ये अपनी जीडीपी, हालांकि ये 45वें नंबर पर है जीडीपी रैंकिंग में, लेकिन इन्होंने जीडीपी का 7.5% हेल्थ के लिए एलोकेट कर दिया कि ये हम हेल्थ पे खर्च करेंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे, लोगों की सेहत पे तवज्जो देंगे और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो क्या हुआ कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ये चीज़ें ही चाहिए होती हैं, तो कॉर्पोरेट सेक्टर को ये चीज़ बहुत अपील करती है कि उधर हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके मुकाबले में आप देखें कि भारत की जो इकॉनमी है वो $3 ट्रिलियन के करीब इकॉनमी है, लेकिन भारत अपनी पूरी जीडीपी का इवन लेस देन 7.5% पूरे एंटायर ह्यूमन कैपिटल पर खर्च करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक आइडियल लोकेशन नहीं है, एक आइडियल कंट्री नहीं है वियतनाम के मुकाबले में। इसीलिए तमाम कॉर्पोरेट सेक्टर्स और ये जो कंपनीज़ हैं एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ये भारत की बजाय वियतनाम को प्रेफर करती हैं कि उधर जाके अपने हार्डवेयर के प्रोडक्शन यूनिट लगाएं। अब तीसरा पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट है ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क। नाज़रीन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि चाइना ने पिछले 30-40 साल से, जो हमने बताया कि 1970 के बाद इनमें रेवोल्यूशन आया, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इन्होंने अपने मुल्क को एक नेटवर्क में तब्दील कर दिया, बिजनेस नेटवर्क में। अब ये है कि इसमें होलसेलर, रिटेलर, मिडलमैन, इनका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना हुआ है कि वो किसी और दूसरे मुल्क में नहीं है। लेकिन अगर कोई कंपनी इधर से शिफ्ट करती है अपना यूनिट दूसरे मुल्क में, तो इसको तमाम ये नेटवर्क को उखाड़ कर तमाम नेटवर्क को साथ लेकर जाना पड़ेगा, जो कि एक इम्पॉसिबल नज़र आता है। इसी के बारे में एप्पल के सीईओ टिम कुक ने यही कहा था कि ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है, कॉपी पेस्ट का मामला नहीं है, ये उखाड़ना, इधर से लेकर जाना, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है। ये जो इतना बड़ा सप्लाई चेन का नेटवर्क बना हुआ है चाइना में, रिटेलर, होलसेलर और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर्स और भी इससे जो तमाम लिंक्ड स्टेक होल्डर्स हैं, उनको उखाड़ कर लेकर जाना, नए सिरे से दूसरे मुल्क में शुरू करना एक इम्पॉसिबल सी चीज़ लगती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फिर वियतनाम में ये यूनिट अपने आप को, ये कंपनीज कैसे सेट कर पाएंगी। उसकी वजह हम आपको बताते हैं कि देखिए, चाइना और वियतनाम का कल्चर तकरीबन सेम है, और ख़ासकर इसका चाइना का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो शेंजन कहलाता है। तो शेंजन के बिल्कुल साथ वियतनाम का सिटी है, जो कि बिल्कुल उसने अपना नेटवर्क कई सालों से, कई दहाइयों से चाइना के इसी मॉडल पर सेट किया हुआ है। यानी कि उधर भी होलसेलर, रिटेलर और मिडलमैन का नेटवर्क एक सेट हुआ है। इसलिए अगर आप कोई गाड़ी बनवाना चाह रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल बनवाना चाह रहे हैं, तो वियतनाम भी आपको उसी स्टाइल में, उसी प्राइस में, इवन लेसर देन दैट प्राइस आपको बनाकर दे सकता है कि उसने कई दहाइयों से चाइना को कॉपी कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग शेंजन एक सिटी है, उसी को बुनियाद बनाकर वियतनाम ने अपने सिटीज़ को डेवलप किया हुआ है। तमाम वो सहूलतें बन रखी हुई हैं ताकि अगर कॉर्पोरेट सेक्टर इधर आना चाहें तो उनको वो तमाम सहूलतें मिल सके जो वो चाइना में हासिल कर रहा है। नाज़रीन, अब चौथा पॉइंट है, वो है करेंसी के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं कि देखिए, भारत और वियतनाम को कंपेयर किया जाए तो भारत में जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है, जो करेंसी का सिस्टम है, वो बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है। उसको वोलाटाइल करेंसी सिस्टम कहते हैं। होता यह है कि भारत की करेंसी डॉलर के मुकाबले में फ्लक्चुएट होती है। अगर वो कभी नीचे आ जाती है, कभी ऊपर आ जाती है, लेकिन ऊपर बहुत मुश्किल होता है। जिस तरह पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि डॉलर ऊपर बढ़ता जाता है और हमारी जो करेंसीज हैं, भारत की है या पाकिस्तान की करेंसी, ये डी वैल्यू होती जाती हैं। नाज़रीन, ये इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। वो इसको फोर्स ही करता है इन फ्यूचर कि हम जब प्रॉफिट कमाएंगे, हमारा सारा प्रॉफिट तो इस डीवैल्यूएशन की नज़र हो जाएगा, हमारा वो प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए वो इस वोलेटाइल करेंसी सिस्टम को प्रेफर नहीं करता इन्वेस्टर।
नाज़रीन, इसके मुकाबले में आप वियतनाम को देखें तो वियतनाम ने जो अपना फाइनेंशियल सिस्टम, करेंसी का जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है उसको कहते हैं क्रॉलिंग पेग सिस्टम। ये एक ऐसा सिस्टम होता है, इसने क्या किया, वियतनाम ने अपनी करेंसी को, जिसको वियतनामीज डोंग कहते हैं, ये इसकी करेंसी का नाम है, इसने अपने आप को, अपनी करेंसी को डॉलर के साथ बांध लिया हुआ है। यानी कि अगर इसमें फ्लक्चुएशन आए तो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये से 60 रुपये के दरमियान आए, ये अपनी करेंसी को डॉलर के साथ इसको बांध लेते हैं कि अगर वेरिएशन कम से कम आए, 50 रुपये से नीचे नहीं जा सकता इनका वियतनामीज डोंग, और 60 रुपये से ऊपर नहीं जा सकता। तो इन्वेस्टर जो है उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, वो अपने आप का, अपनी अगर फिजिबिलिटी बनाना चाहे, प्रोजेक्शन बनाना चाहे, कि वो उसको पता चल जाता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आई तो ये इस मिनिमम रेंज और मैक्सिमम रेंज के दरमियान ही आएगी, और अगर हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ तो इसी के दरमियान रहेगा। तो ये एक इतना आइडियल फाइनेंशियल सिस्टम है कि जिसकी वजह से इन्वेस्टर ना तो भारत जाना पसंद करता है, ना ही वो किसी और कंट्री में जाना पसंद करते हैं जहाँ वोलाटाइल करेंसी सिस्टम है, जिसको फ्लेक्सिबल करेंसी सिस्टम कहते हैं, कि जहाँ इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि आज अगर उनका डॉलर के मुकाबले में 50 रुपये है उनका रुपया, तो 10 साल बाद वो हो सकता है 20 रुपये पे आ जाए। तो इन्वेस्टर इस चीज़ को वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अगले 10, 20, 30 साल की वो प्लानिंग करके आता है, इसलिए उनको ये एनवायरनमेंट वियतनाम का ज़्यादा सूट करता है, इसलिए वो भारत की मार्केट को छोड़कर वियतनाम में जाना पसंद करते हैं। और इन कंपनीज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, जापानीज़ कंपनीज, ये भी यही इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखकर वियतनाम को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। नाज़रीन, आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं जो कि है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई इन्वेस्टर या कोई कंपनी किसी दूसरे मुल्क में यूनिट लगाना चाहती है तो वो उसके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को देखती है। उसका मतलब ये है कि उसको अपना एक सेटअप लगाने के लिए, कंपनी कायम करने के लिए उसको कितने मराहल से गुजरना पड़ता है और वो कितना टाइम लगेगा उसको, और उधर कितनी मुश्किलात हैं उन मराहल से गुजरने के लिए, कितनी रिश्वत है, उनका जुडिशल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, उनको कंस्ट्रक्शन के लिए अप्रूवल लेनी है तो कितना टाइम लगता है, और उनका टैक्स सिस्टम कैसा है। तो नाज़रीन, भारत में तकरीबन एक कंपनी को सेटअप करने के लिए अगर ये बाहर से कंपनी एप्पल, गूगल आती हैं तो उनको तकरीबन 27 डेज़ के करीब एवरेज टाइम लगता है। इसके अलावा उनको 12 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। लेकिन इसके मुकाबले में वियतनाम में बहुत आसानी है। वियतनाम में 8 प्रोसीजर से भी कम प्रोसीजर्स हैं। एक कंपनी जाए, वो ऊपर सेटअप करना चाहे तो उनको 8 प्रोसीजर्स मैक्सिमम से गुजरना पड़ेगा और वो अपनी कंपनी का सेटअप लगा लेंगे और अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। इसीलिए ये कंपनीज भारत की बजाय वियतनाम को प्रेफर करती हैं कि उधर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इजी है, कि उधर कंपनी को वो फ़ौरन जाएंगे और सेटअप लगा लेंगे। उधर उनको रिश्वतें कम देनी पड़ेंगी, उनका जुडिशल सिस्टम फौरी तौर पर फैसले सुना देता है। अगर उनका कोई केस अदालतों में जाता है, अगर उनके कोई टैक्स सिस्टम है तो उनके फैसले कितनी देर में आ सकते हैं और कितना मुअस्सर है। तो नाज़रीन, ये तमाम आपको पॉइंट्स बताए हैं, 5 पॉइंट्स जो कि वैलिड पॉइंट हैं कि ये जो कंपनीज़ हैं इन्होंने पहले भारत को देखा होगा कि भारत की इतनी बड़ी आबादी है, 1 अरब और 20 करोड़ के करीब आबादी है, और ये चाइना के बाद दूसरे नंबर पर है। इतनी बड़ी मार्केट इनको मिल रही थी, लेकिन उन ममालिक ने इसकी चीप लेबर को छोड़ दिया, चीप मटेरियल को छोड़ दिया, इसके अलावा इतनी बड़ी आबादी मार्केट को छोड़ दिया। उन्होंने वियतनाम को प्रेफर किया कि ये 5 बेसिक पॉइंट्स हमने बताए हैं कि इन्वेस्टर जो हैं ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, सैमसंग, जापानीज़ कंपनी, इसके अलावा जर्मनी की कंपनीज़ हैं जो 5 बताएं कि जिनमें दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रोडक्शंस होती हैं, कि ये भारत को छोड़कर इन्होंने वियतनाम को प्रेफर किया। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में। आप हमें कमेंट लाजमी दीजिएगा कि आप क्या समझते हैं, क्या इन कंपनीज़ का ये फ़ैसला ठीक है, वो वियतनाम में जा रहे हैं, या इसके अलावा आप कोई और सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। और अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।